हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आपको पता है, आपके एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम है उसकी आपकी एग्ज़ाम डेट जो आ चुकी है, वो आपका एग्ज़ाम आपका 20 फरवरी से लेके 12 मार्च के बीच में होगा। ठीक है। तो आपके पास अभी भी 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है। आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी पैटर्न पे आधारित आपका एक ऐसा मॉक टेस्ट जिसको आप अच्छे से करेंगे तो आप अपनी तैयारी को पाएंगे कि कितने अच्छे से बूस्ट हो गई है। ठीक है। तो आप इस मॉक टेस्ट को अच्छे से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलो चलते हैं हम अपने मॉक टेस्ट पे। ठीक है। करते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड 35% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। वो आपसे ये कह रहा है कि एक वस्तु है, उसका जो लागत मूल्य है उससे 35% अधिक अंकित किया गया है आपका मार्क प्राइस। यानी कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 35% अधिक उसने अंकित किया हुआ है। इफ द प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न ऑन सेलिंग द आर्टिकल। जब हम उस आर्टिकल को बेचते हैं तो आपका जो है 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो आपको बताना है देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द मार्क प्राइस। यानी कि जो आपका मार्क प्राइस है, यानी जो अंकित मूल्य है, उस पे छूट की दर क्या है। ठीक है। चलो चलते हैं। ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है वो? ठीक है। वो आपसे कह रहा है कि सीपी से, ठीक है, सीपी से कितना 35% अधिक अंकित किया गया। ठीक है। देखो, ये आपका सीपी हो गया और ये हो गया आपका मार्क प्राइस। ठीक है। वो कह रहा है कि आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस से 35% अधिक अंकित किया गया है। देखो, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने 100 रुपये। ठीक है। और अंकित कितना किया गया? 35% एक्स्ट्रा, यानी कि 100 का 35 कितना होगा? 35। यानी कि 135% अंकित किया गया है। ठीक है। ये तो हो गया आपका यहाँ तक। इफ आ प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है। जब उसको वो बेचता है, ठीक है, वस्तु को बेचता है तो उसको 20% का फायदा भी होता है। तो देखो, 100 और फायदा आपका किस पे होता है? क्रिया मूल्य पे। इसका 20% कितना हो जाएगा? आपका 20 रुपये। तो 100 से कितना हो जाएगा आपका? 120 रुपये में बिक जाएगी आपकी। ठीक है। ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस और पे होता है। अब आप देखेंगे कि मार्क प्राइस तो 135 रुपये था। यानी आप कहीं से भी किसी दुकान से कोई शर्ट लेने गए तो दुकानदार ने बोला भैया इस पे जो रेट है वो 135 डला हुआ है, लेकिन मैं आपको कितने की दे रहा हूँ? 120 रुपये की दे रहा हूँ। ठीक है। तो आपको फायदा कितने का हो गया? 15 रुपये का। ठीक है। यानी आपका जो डिस्काउंट है वो आपको कितने का मिल गया? 15 रुपये का। तो आपको बताना है कि डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि आपको डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि डिस्काउंट जो आपको मिला है बटे में आपका अंकित मूल्य, यानी कि जो यहाँ पे 135 रुपये है, गुना में आपके 100। ठीक है। 15 नम्मा कितने होते हैं? 135। यानी कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 100/9। ठीक है। 100/9 परसेंटेज आ जाएगा आपका। कितना? 100/9। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? बी। ठीक है। ये आपका एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, कि वो आपसे कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11। यानी कि अगर हम इसको पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, कोई दो संख्याएं आपको दी हुई हैं, उनका जो सम है यानी कि उनका जो जोड़ है वो आपका 11 दिया हुआ है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 65। और उनके वर्गों का योग वो आपका 65 दिया हुआ है। वट विल बी द सम ऑफ देयर क्यूब्स। वट विल बी द सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी कि उनके घनों का योग क्या होगा। ठीक है। ये आपको बताना है। ठीक है। तो हम चलते हैं एग्जाम, मतलब कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो आपसे कह रहा है कि दो नंबर्स हैं आपके, मैंने मान लिया एक्स और वाई है। ठीक है। वो कह रहा है कि इन दोनों का सम क्या होता है? 11 है। और दूसरी कंडीशन उसने क्या दी हुई है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम, वो आपको कितना दिया हुआ है? 65। और आपको निकालना क्या है?
ये आपको निकालना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम सीधा सीधा वैल्यू पुटिंग करते हैं। देखो आप ये देखेंगे कि 11 में किस किस नंबर को जोड़ने से आता है। देखो अगर 6 5 से भी होता है, अगर हम यहाँ पे 6 और 5 रख लेते हैं, आपके कितने हो जाएंगे 11, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और ये 25 से 61 हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कम आ रहा है, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे 4 और 7 पे। 7 पे अगर हमने रखा एक्स को 7 रखा और वाई को हमने रख लिया 4, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 11। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 49 और ये कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 65। यानी कि 7 और जो 4 है वो दोनों टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू पुटिंग कर देंगे। ये 7 का क्यूब प्लस आपका 4 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है 7 7 49, 49 सत्ते हो गए आपके 343 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर को हम 3 बार गुना कर देते हैं। जोड़ेंगे हम इसमें, 4 और 3 कितने हो गए 7, 6 और 4 10 और 3 और 1 4, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 407, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। देखो आपके एग्जाम में या तो 9 का और या 11 का, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी आपको हमेशा मिल जाती है एग्जाम में देखने के लिए, 9 एंड 11, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नंबर 9 से विभाज्य है। अब आपको पता है कि 9 से विभाज्य की टेक्निक क्या है। जैसे आपका कोई भी नंबर है उसकी ऑल डिजिट जितनी भी हैं उनका जो सम होगा वो आपका अगर 9 से भाग हो जाता है, ठीक है, तो नंबर भी 9 से भाग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डिविजिबल बाई 9, ठीक है। डिविजिबल बाई 9 कैसे बताते हैं आप, मीन्स इसका फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अगर किसी भी नंबर के सारे डिजिट जितने भी हैं उनका अगर सम 9 से भाग हो जाता है तो वो नंबर भी 9 से भाग हो जाता है। तो हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। देखो कैसे सेकंडों में उड़ाएंगे आप इस क्वेश्चन को। 9, ठीक है, कट गया। 5 और 4 9, कट गया। 4 3 7 और 2 9, ये कट गया। यानी ये नंबर कंप्लीटली आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगला नंबर चेक करते हैं। 4 और 2 6, 6 और 3 9, ठीक है। ये हो गए। 5 और 4 9, आपका क्या बचा 2 शेष बचा, ये नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। आप इसको देखो, 2 और 3, 3 और 6 कितने हो गए 9, ये कट गए। 2 और 5 7 और 2 9, ये भी कट गए। यहाँ पे एक बचेगा आपका, ठीक है। ये कैसे हो गए 5 और 4 9, ठीक है। 2 और 6 8 और 4 12 और 2 14, 14 9 से भाग नहीं होता तो ये नंबर भी भाग नहीं होगा। तो आपका कौन सा नंबर है, ए नंबर है जो आपका इस 9 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही कैलकुलेट करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आपका। वो कहता है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज, कितना है आपका, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 47। दो संख्याओं का योग आपका 47 दे रखा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 550, और उनका जो सम है, उनका जो गुणनफल है वो आपका 550 है। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि उनके वर्गों का योग बताना है, वर्गों का योग बताना, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो आप, आपसे कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स एंड देयर गुणनफल इज इक्वल टू 550। आपको निकालना क्या है, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ अलजेब्रा का, जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपके 6 7 क्लास में हम इस फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई, यानी कि इसका हम इसकी जगह पर रख लेंगे क्या 47 का स्क्वायर, ठीक है। और
हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की जगह क्या है 550। ठीक है, तो इसका 47 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो आएगा आपका क्या 2209। ठीक है, और ये हो गया एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस गुना करो 200, 2 पंजे 10, एक बच गया, 2 पंजे 10 और 11। ठीक है, तो x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये 1100 इधर आके घट जाएंगे, यानी 2209 माइनस के 1100। ठीक है, तो आपकी x की पावर 2 प्लस वाई की 2 कितनी आ जाएगी आपकी 2209 में से 1109 घटाए, 1100 घटाएंगे तो आपके आ जाएंगे 1109। ठीक है, आपका आंसर कौन सा आ जाएगा 1109, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो और जो इसमें मैंने यूज़ किया है 47 का स्क्वायर निकालना, तो मैं इसके लिए आपके लिए अलग से एक सीरीज बना दूंगा, मीन्स एक वीडियो डाल दूंगा इसके स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं आप। ठीक है, चलो आपसे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 3000 इज डिवाइडेड, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिससे 3000 को भाग देंगे एंड देन द कोशिएंट बिकम ए परफेक्ट क्यूब, यानी जो हमें भागफल मिलेगा वो क्या होना चाहिए आपका, एक पूर्ण घन होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आप ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं इसको। तो देखो आपके पास आपका नंबर है 3000, जब हम इस नंबर को 3 से भाग करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 1000 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, आपको दिख रहा है 1000 किसका क्यूब है, यानी पूर्ण घन है। हाँ भैया घन है, किसका क्यूब है 10 का क्यूब है, किसका क्यूब है 10 का क्यूब है, तो ये पूर्ण घन है। तो हमारे हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या है ए है। ठीक है, तो यहीं से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपका, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके दिमाग में देखो कैसे आइडिया क्लिक होते हैं। आपको बता रहा है कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है, सबसे छोटी संख्या कितने अंकों की 4 अंकों की, जो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो। देखो 4 अंकों की बोल रहे हैं तो आपको ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल ही हो गए, क्योंकि ये तो 3 3 नंबर के हैं। अब आपके पास बचे 2 नंबर, 1020 और 1225। देखो अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, पहले तो ये देखना है कि ये यूनिट डिजिट है 5। ठीक है, तो 5 वाली जिनकी जितनी भी यूनिट डिजिट है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया है। देखो अब पहले तो जो यूनिट डिजिट है उसमें हम 5 है इसमें, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। देखो यहाँ तक आपको 25 दिख रहा है भाई, 25 तो है। अब आप देखेंगे आपके पास बचा 12। ऐसा कौन सा नंबर है हम जिसकी अगले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, भाई है 3, और हम उससे अगला नंबर आता है 4 और उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, यानी कि ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 35 का स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है 35 का स्क्वायर है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 20% ऑफ एक्स, कितना 22%, सॉरी 22% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30% ऑफ वाई। ये आपको एक कंडीशन दे रखी है कि 22% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30% ऑफ वाई, तो आपको बताना क्या है वाई रेशो एक्स किसके इक्वल हुआ। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। देखो आपसे कह रहा है कि 22 परसेंटेज का मतलब बटे में 100, ऑफ मीन्स गुना एक्स इज इक्वल टू 30%, 30/100 और गुना में आपके भाई 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 2 से कटा 11 बार, 2 से 15 बार। अब आपको ध्यान रखना है क्या, कि आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे एक्स रेशो वाई नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहा है वाई रेशो एक्स। अगर मैं यहाँ से 11x बराबर कितने आ जाएंगे आपके 15 बाई आ रहे हैं, 11x बराबर 15 बाई। ठीक है,
एक्स वाई के टर्म में ले आओ इसको। अगर मैं ऐसे लाऊं, इधर रख लिया हमने 11 और इस 15 को हम ले आए नीचे, ठीक है, और हमने वाई इधर रखा और एक्स को हम इधर ले गए, ठीक है। क्या आ गया आपका, देखो 11 को हमने इधर ही रखा, 15 को हम लेके आएंगे, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 11/15, और वाई इधर है तो एक्स इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा क्या, y/x। कितना है आपका, 11/15, 11/15। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, ए पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5,000 टू 9,000। देखो आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या है, एनुअल इंक्रीमेंट मिला है, कितना हो गया, उसकी सैलरी पहले 5,000 थी, अब इस टाइम पे कंपनी ने बढ़ा के 9,000 कर दिया, यानी 9,000 कर दी। अब आपको बताना है कि उसकी सैलरी में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। देखो पहली बात, उसकी सैलरी कितनी थी, 5,000, बढ़ के कितनी हो गई आपकी, 9,000। अब आप देखेंगे कितनी बढ़ी है आपकी, 4,000। कितनी बढ़ी, 9,000 में से 5,000 जब हम घटाएंगे तो कितनी हो गई, 4,000 हो गई, ठीक है। आपको परसेंटेज बताना है, यानी कि पहले तो हम लिखेंगे ऊपर जितना परसेंट, जितना इंक्रीज हुआ है वो, फिर हम यहाँ इसके डिवाइड करेंगे जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी, यानी जहाँ से बढ़ के हुई है, गुना में आपकी परसेंटेज के लिए 100। 3 जीरो से आपकी क्या कट गई, 3 जीरो, 5 से काटोगे, 5 दूने 10, जीरो, 20 × 4, 80%। कितनी परसेंटेज, 80%। ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30% बाय सेलिंग ए बुक ऑफ रेट 19.50 रुपीज, ठीक है। 19.50 रुपए में, 19.50 रुपए में कोई वस्तु बेच रहा है दुकानदार, उसको 30% का लाभ होता है। हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 40% प्रॉफिट। अब वो कह रहा है कि 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो इसको कितने रुपए में बेचेगा, ठीक है। एक मैंने आपके लिए प्रॉफिट लॉस की वीडियो बनाई हुई है, जो मेरी प्लेलिस्ट में भी है, प्रॉफिट लॉस वाली में, उसमें आपको देखना, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, ठीक है। इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, आपको लिखना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो 19.50 गुना में आपके, देखो जितना आपसे कह रहा है कि इतना मेरे को गेन करना है, 100 जमा प्रॉफिट, ठीक है। और नीचे में आपको क्या लिखना है, जितना बेचने पे उसको प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट, और लॉस मिला है तो लॉस। अगर प्रॉफिट मिला है तो 100 में जोड़ देंगे, और अगर लॉस हुआ है तो 100 में से घटा देंगे, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट आंसर आएगा, 19.50 गुना में आपके 140 बटे आपके 130, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 19 पॉइंट से 50 गुना में 140 बटे 130 गुना में, और इसका दशमलव हटाने के लिए गुना में 100, ठीक है। अब आपको एक जीरो से तो हमने एक जीरो काट दी, ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, 13 से भाग करो, 13 एकम 13, 6 बचे 65 हो गए, 13×5 65, ठीक है। अब 2 से 5 दूनी 10, और 5 तिया कितने हो गए, 15, और 2 से 7 हुआ, 3 सत्ते कितने हो गए आपके पास, 3 और 7 बचे आपके, 3 सत्ते हो गए आपके कितना, 21। कितने रुपए, 21 रुपए। अब आपको देखना है कि क्या, ऑप्शन नंबर ए। देखो जब वो 19.50 में बेच रहा था तो 30% का लाभ हो रहा था, जब वो 21 रुपए में बेचेगा तो दुकानदार को कितने परसेंटेज का लाभ हो जाएगा, 40% का। कितने परसेंटेज का, 40% का, यानी कि 21 रुपए में अगर बेचेगा तो 40% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन आपका, ए सेलर नोज हिज प्रॉफिट टू बी 20% ऑन सेलिंग प्राइस, व्हाट इज इट्स एक्चुअल बेनिफिट। देखो एक विक्रेता है, उसको मालूम होता है कि उसका जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पे है, अब उसको बताना है कि उसका वास्तविक लाभ क्या है। देखो आप ये चीज जानते हो कि जो प्रॉफिट हो, यानी कि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, ये आपका हमेशा क्रिया मूल्य पर होता है।
ठीक है, किस पे होता है? सीपी पे होता है। कोई भी चीज का लाभ हो या हानि हो क्रिया मूल्य पर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है? 20% है, लेकिन एसपी पे यानी सेलिंग प्राइस पे। देखो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20/100 लिख सकते हैं। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि हम 1/5 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये तो आपको भी पता है भाई, ये तो आपका प्रॉफिट है, लेकिन वैसे ये होता है सीपी। ठीक है, लेकिन यहाँ उसने मेंशन कर दिया भैया ये तो है क्या? एसपी है ये आपका विक्रय मूल्य है। देखो 5 रुपए में कोई चीज बिकी और उसमें 1 रुपये का फायदा भी हो रहा है, तो खरीदेगा कितने में? 4 रुपए में। ठीक है, कितने में खरीदेगा? सीपी कितना आ जाएगा आपका? 4 रुपये। देखो जब 4 रुपए में खरीदी होगी, 1 रुपये में प्रॉफिट कमाएगा, तभी तो 5 में बेचेगी। तो आपका सीपी कितना आ जाएगा? 4 रुपये। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा? यानी कि आपका प्रॉफिट जो 1 रुपये का है, यानी जो लाभ है वो 1 का है, सीपी कितना है आपका? 4। 1/4 गुना में आपके परसेंटेज के लिए 100। 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20, कितना आ गया? 25%। कितना आ गया आपका? 25%। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए है। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका। देखो ए पर्सन डिपोजिट्स रेट, मतलब कि आपके 8,000। ठीक है, इन अ बैंक, एक आदमी है जो 8,000 रुपये आपके किस में? बैंक में डिपॉजिट करता है। विच अर्न 8% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। देखो उसमें आपको 8% की वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, दर इतनी है। तो व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 8 ईयर्स। तो आपसे पूछ रहा है कि 8 साल के बाद उसको कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, देखो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या आपका? प्रिंसिपल गुना में रेट गुना में आपका टाइम बटे 100। ठीक है, हम ऐसा ही यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा प्रिंसिपल कितना है आपका? 8,000। आर कितनी है? 8। टाइम कितना है? 8/100। एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। देखो 1 जीरो ये बची, तो ये तो हो गई 1 जीरो। 8 गुना 8 गुना 8, तो 8 का क्यूब कितना आता है आपका? 512। ठीक है, 5,120 रुपये क्या आ गया? ब्याज आ गया। क्या है ये? साधारण ब्याज है। और आपका टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा? 8,000 रुपये तो उसने जमा करे, 5,120 रुपये उस पर क्या आ गया? इतने का आ गया उस पर क्या? ब्याज। तो आप करोगे 0, 2, 1, 8 और 5 13। तो टोटल कितनी अमाउंट बन गई आपकी? 13,120 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि एट विच रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डज अ सम बिकम डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। देखो वो आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस राशि पे, किस दर पे, साधारण ब्याज की किस दर पे, ठीक है, वो आपसे कहता है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो आपको रेट बताना है, यानी कि दर बतानी है। आपको हिंदी में बोले तो दर बतानी है। पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। देखो मैं आपसे समझा रहा हूँ कि भाई डबल बन जाता है, अपने का डबल। मान के चलो आपका x रुपीज सम है, यानी x रुपए हैं आपने जो किसी को उधार दिए हैं, ठीक है, साधारण ब्याज की दर पे। वो रेट आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपके कितने हो जाते हैं? 2x हो जाते हैं। डबल तो तभी तो होगा, x का डबल कितना होगा? 2x हो जाएगा, दुगना। तो आप देखेंगे कि आपने किसी आदमी को x रुपए उधार दिए और आपको 2x रुपए मिल रहे हैं, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका? कितने का ब्याज हो जाएगा? x रुपए का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज का फॉर्मूला होता है, यानी कि ये हमने ब्याज रख दिया, यानी सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका कितना है? x रुपए। रेट हमें निकालना r, गुना में आपका टाइम कितना है? 12 बटे आपके कितने हो गए? 100। ठीक है, अब आपका क्या होगा? x से तो x कट जाएगा, ठीक है, 1 टाइम्स। और ये काटो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, 25 की गुना करो 1 से, आपके पास आ गया 25 बराबर 3 × r 3r। ठीक है, और r निकालेंगे तो 25 के बटे में चला जाएगा क्या आपका? 3।
ठीक है, 25/3%, आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 से 1/3%। ठीक है, 25/3 यानी ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। देखो है ना आसान। अगला क्वेश्चन आपका, देखो ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 days। देखो ए और बी जो है मिल करके किसी काम को 36 दिन में करते हैं। एंड बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 60 days। देखो काम उतना ही है और बी और सी मिलकर कितने दिन में कर देते हैं? 60 दिन में। और ए एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 45 days। तो ए और सी मिलकर के उसी काम को जो जो ए और बी ने मिलकर किया था और बी एंड सी ने किया था, उतना ही काम ए और सी मिलकर के 45 दिन में करते हैं। तो आपसे कह रहा है कि इन हाउ मैनी डेज, यानी कि कितने दिन में कैन बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। सेम आपका जो काम है, जितना भी उसका काम है टोटल, उसको बी अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, कंप्लीट कर सकता है। चलो देखो, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं आपके? 60 दिन में। ए प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 45 दिन में। कितने दिन में? 45 दिन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एलसीएम ले लेंगे इन तीनों का, वो आएगा आपका क्या? 180। ठीक है, मैं एलसीएम की भी आपकी एक वीडियो बना दूंगा और उसके 5-6 जो एलसीएम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलसीएम एचसीएफ के पेपर्स में, वो भी बता दूँ। तो आपको क्या करना है, 36 से 180 को भाग करेंगे, कितना आएगा आपका? 5। 60 से भाग करेंगे 3 और 45 से भाग करेंगे तो 4। देखो अब आपके पास ये क्या आ गई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं और बी प्लस सी कितने करते हैं? 3 काम करते हैं। ए प्लस सी कितने करते हैं? 4 काम करते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे ए एंड ए 2 ए, बी बी 2 बी, सी सी 2 सी। 2 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और वो कितना आएगा, इन तीनों को जोड़ो, 5 और 3 8 और 4 12। अगर हम यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालें, एफिशिएंसी मीन्स एक दिन का काम कितना होगा, तो 12 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 6। देखो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ गया आपका? 6। अब आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। अगर हम ए प्लस सी का वो निकाल रख दें वैल्यू कि एक दिन में ए प्लस सी इतना काम करते हैं, तो आपकी बी की एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए प्लस सी कितना करते हैं? 4 काम। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस सी की जगह हम लिख देंगे बी प्लस आपके 4 इज इक्वल टू 6। और तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 माइनस के ये 4। बी की एफिशिएंसी आ गई आपकी कितनी? 2। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2। और टोटल काम कितना है आपका? 180, 180। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है आपका 180। देखो 180 तो आपका टोटल वर्क है, लेकिन कर एक दिन में कितना कर रहा है? 2 काम। तो 2 से भाग कर देंगे, काटो, 2 नाम 18, 0, यानी 90 दिन लगेंगे उसको। कितने दिन लगेंगे? 90 डेज। कितने दिन? 90। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी आपका 90 दिनों में उस काम को पूरा कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट आ वर्क इन 12 days, 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। देखो P है, Q है और R है, किसी काम को क्रम से 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तो इन हाउ मैनी डेज विल ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो P काम करता है कितने दिन में? 12 दिन में। Q आपका काम करता है 10 दिन में और R आपका काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में। ठीक है, तो आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो आपका कितना आएगा? देखो तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, तो इन तीनों का मल्टीपल आएगा आपका कितना? 60। कितना आएगा? 60। ठीक है, 12 पंजे 60, 10 छिंग 60 और 15 चौके आपके हो गए 60। देखो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ये क्या है आपका? टोटल वर्क। ये क्या है आपका? टोटल वर्क है।
और ये इनकी एफिशिएंसी यानी एक दिन का पी 5 और क्यू का 6 और आर का 4 है। तो तीनों का हम निकाल देते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर। एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 6 11 और 4 कितने हो गए आपके 15। एक दिन में 15 काम करते हैं, तो टोटल काम कितना है आपका 60, और एक दिन में कितना करते हैं 15। 15 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 15 चौके 60। चार 4 दिन, कितने दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, द एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 36। देखो 40 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है कितना 36 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नंबर्स इज 31। तो मीन्स जो पहले 25 नंबर हैं उनका एवरेज कितना है आपका उतना 31 है। द एवरेज ऑफ लास्ट 16 नंबर इज 43। और पिछले जो आपके 16 नंबर हैं उनका जो औसत है वो 43 है। आपको बताना है 25 नंबर क्या हुआ। ठीक है, देखो इसको मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना है आपको ये क्वेश्चन, कि एवरेज ऑफ 40 नंबर, 40 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है आपका 36। कितना है 36, इस 36 को आपको माइंड में रखना है। अब आपसे कह रहा है कि 25 नंबर जो हैं उनका एवरेज कितना है आपका 31 है। अब आप देखिए जो उन्होंने एवरेज दिया हुआ वह 36 दिया हुआ, ये कितना है 31। कितना कम है 5 कम। अगर एक में 5 कम है तो 25 में कितना कम हो जाएगा, 25 गुना 5 लिख सकते हैं में से। ठीक है, तो 125 कम हो गया। अगले उस पर चलते हैं, तो 16 संख्याओं का औसत कितना है 43। अब आप देखिए ये 36 है ये 43 है, तो कितना ज़्यादा है, ठीक है, ये आपका प्लस के साथ ज़्यादा है। ठीक है, एक नंबर प्लस 7 ज़्यादा है, तो 16 नंबर कितने हो गए, 16 गुना में 7 112। अब आपको देखना है कि 112 पॉजिटिव है और 125 नेगेटिव है, तो नेगेटिव ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 125 में से 112 घटा देंगे, 5 में से 2 गए तो 3, और 3 में से 2 में से 1 गए तो 1, यानी 13 नेगेटिव बचे। देखो जो नंबर क्या होगा, यानी कि अगर वो नंबर 36 है मान के चलो, जो 25वां नंबर है उसमें अभी हम क्या चल रहे हैं 13 माइनस चल रहे हैं, तो हम 13 घटा देंगे। 6 में से 3 गए 3, 3 में से 1, यानी आपका जो 25वां नंबर कितना होगा 23 होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो करने को तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, 40 संख्याओं का औसत है आपका 36, टोटल नंबर निकालो 36 गुना 40, फिर यहाँ से टोटल नंबर निकालो 16 गुना 43, यहाँ से निकालो 25 गुना 31, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको इसमें से घटा देंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपकी जो कैलकुलेशन है वो मैंने इजी कर दी, थोड़ी सी कम कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 70 to 100 स्क्वायर मीटर। देखो एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, उसका आपको एरिया दिया हुआ है कितना है 7200 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, उसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। ये है आपका क्या वर्गाकार मैदान है। ठीक है, इसकी हमने एक साइड मान ली ए, और वर्गाकार मैदान का आपको मालूम है कि भाई उसकी हर साइड क्या होती है इक्वल होती है। तो हमारे उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए की पावर 2, और वो कितना दिया हुआ है 7200, 7200। ए कैसे निकालोगे, इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, ये जो इधर पावर है ये इधर जाके 1/2 हो जाएगी। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 7200 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3600 गुना में आपके 2 लिख सकते हैं। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं आपके, ऐसे भी लिख सकते हैं 36 गुना में आपके 100 गुना में 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 36 गुना 100 गुना 2। ठीक है, तो हम 36 का रूट कितना आएगा आपका बाहर 6, 100 का कितना आ जाएगा गुना में आपके 10। ठीक है, और 2 का रूट आ जाएगा आपका, निकलेगा नहीं तो हम लिख देंगे √2। ठीक है, तो 6 गुना 10 आपके कितने हो जाएंगे 60 √2। ठीक है, ये तो आ गई आपकी साइड। अब आपसे कह रहा है कि डायगोनल क्या होगा। देखो ये डायगोनल है, तो जो डायगोनल होता है वो होता है आपका क्या √2a, यानी कि ये साइड आपकी a है,
ये ए है, ये एंगल 90 होता है। तो हम इस ट्राइंगल को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तो हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर 2 प्लस ए की पावर 2, ये आ जाएगा आपका रूट 2 ए स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का तो रह जाएगा रूट 2 और ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए, यानी डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2 ए। तो अब डायगोनल आपसे पूछ रहा था यानी विकर, और रूट 2 मल्टीप्लाई में आपके कितना 60 रूट 2। ठीक है, रूट 4, और रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, यानी 60 गुना में आपके 2 कितना आ जाएगा 120। ठीक है, 120 मीटर आ जाएगा आपका, 120 मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि ए ट्रेन ऑफ लेंथ 500 फीट। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो आपकी जा रही है और उसकी जो लंबाई है वो 500 फीट है, क्रॉसेस ए 700 फीट लॉन्ग प्लेटफॉर्म, यानी कि 700 फीट लंबा एक प्लेटफॉर्म है, उसको जब पार कर लेती है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो आपको स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है। देखो, आपको कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ, वो वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मान के चलो ये आपकी ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन है, ये इंजन है, इसमें आपके ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये 500 फीट की है, इसकी लंबाई आपकी 700 फीट है। देखो वो कह रहा है कि 10 सेकंड में वो उसको पार कर लेती है। पार का मतलब क्या है, यहाँ आ जाएगी ट्रेन जब, ठीक है, यानी जो ट्रेन का जो लास्ट हिस्सा है वो जब यहाँ पहुंच जाएगा तो हम मानेंगे क्या, अब मान लेंगे कि भाई प्लेटफॉर्म उसने पार कर लिया है। ठीक है, ये ट्रेन है, ये आपका इंजन है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक है, लोको पायलट जो होता है वो। अब ये 500 फीट, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये ट्रेन थी जब इस ये प्लेटफॉर्म है आपका। ठीक है, उसको पार कब करेगी, जब इंजन जो हमारी जो ट्रेन है उसका लास्ट का हिस्सा यहाँ होगा। ठीक है, तो यानी कि ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रही है कितने सेकंड में, 10 सेकंड्स में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी। देखो इस ट्रेन की भी लंबाई जुड़ जाएगी और प्लेटफॉर्म की भी, 500 जमा में आपके 700। ठीक है, तो आपकी कितनी होगी 1200 फीट। और आपको टाइम भी दे रखा है उसने 10 सेकेंड्स का। ठीक है, अब आपको बताना स्पीड, यानी स्पीड बोले तो चाल कितनी होगी। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी दूरी आपकी कितनी है 1200 और समय कितना 10, एक जीरो से एक जीरो कट के आपके कितने बचे 120 फीट, क्योंकि फिट है इसमें दूरी कितनी है फिट में, यानी जो लंबाई वो फिट में है और कितने सेकंड्स के हिसाब से, यानी 120 फीट पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितनी दूरी कर रही है 120। तो उसकी चाल कितनी आ जाएगी 120 फीट पर सेकंड। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कहता है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। देखो सर्कल का एक वृत्त है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, whose circumference is 22 सेंटीमीटर। उसका जो परिधि है वो कितनी दी हुई है आपको, 22 सेंटीमीटर दी हुई है। देखो ध्यान से समझना कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट ये है कि ये आपका सर्कल है। ठीक है, चतुर्थांश का मतलब होता है आपके चार पार्ट में से एक पार्ट। ठीक है, हमने मीन्स जो उसका टोटल एरिया वो चार भागों में बटा हुआ है, तो हमें किसी एक भाग का, हमें इस वाले का मान लो, इसका हमें एरिया बताना है। देखो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल एरिया होगा यानी कि जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, अगर हम उसको चार से भाग कर देते हैं, क्योंकि चार भाग है, एक दो तीन और चार, चार से भाग कर देंगे तो हमारा उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे आपके चार। देखो ये तो आपका
आ जाएगा फॉर्मूला से वैल्यू जो आपको चाहिए। अब आप क्वेश्चन समझिए कि वो कह रहा है कि सरकमफ्रेंस यानी कि जो परिधि है, यानी कि जो इसके चारों ओर की जो टोटल कुल लंबाई है, वो आपकी वैल्यू कितनी दी हुई है 22 सेंटीमीटर। और परिधि क्या होती है सर्कल की 2 पाई आर, उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 22। 2 × 22/7 गुना में आपके आर बराबर 22। 22 से 22 कट गए, यहाँ आपके 1 बचा। 2r/7 बराबर 1। 2r = 7 और r बराबर क्या आ जाएगा 7/2। r बराबर आपका आ जाएगा 7/2, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr² / 4, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 गुना 7/2 और ये नीचे वाला 4, ठीक है। तो गुना में आपके यहाँ हमने लिख दिया 4, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार, ठीक है। ऊपर कितने बचे आपके 11 × 7 77 और नीचे बचे 4 × 2 8, ठीक है। अब आप भाग करके देखो, 8 नाम 72, ठीक है। 8 नाम 72 यानी कि 9 पॉइंट कुछ आएगा। अब आप देखिए ये 3.5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, आपके पास ऑप्शन क्या बचा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, यानी कि 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पूरा भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, आप ऑप्शन से भी कई बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर एक ही ऑप्शन ऐसा देता है जो आपका आंसर होगा, और जो 3 ऑप्शंस होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है कि ए बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स। देखो एक नाव है, नदी में वो चल रही है, ठीक है। तो वो 15 किलोमीटर की जो दूरी है वो 5 घंटे में तय करती है धारा के प्रतिकूल दिशा में, एंड 42 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। और 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है धारा के अनुकूल दिशा में, ठीक है। अब ये अनुकूल प्रतिकूल क्या होते हैं मैं आपको एक कंसेप्ट में बता दूंगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी जो धारा है उसकी गति क्या होगी। देखो पहले इसको ना समझ लो आप, फिर आप देखो कैसे इजीली इस टाइप के क्वेश्चनों को कर लो। देखो मान के चलो ये आपकी नदी बह रही है, ठीक है। ये क्या है आपकी नदी है, ठीक है। और इसमें बह रही है आपका पानी, क्या बह रहा है, पानी बह रहा है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम धारा या फिर आपकी स्ट्रीम, ठीक है। तो ये तो है आपकी स्ट्रीम, ठीक है, ओके। अब आपकी यहाँ पे क्या है, एक बोट है, ठीक है। और इस बोट पे एक भाई साहब बैठे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं चीज बता देता हूँ, देखो अगर बोट ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में और धारा भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसको तो बोलते हैं आपका धारा के अनुकूल दिशा में। और धारा के अनुकूल दिशा को क्या बोलते हैं हम, डाउन स्ट्रीम, क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। जैसे आप एक समझो, इस जो नाव है इसकी चाल है आपकी क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो स्ट्रीम है इसकी चाल है आपकी क्या, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ध्यान से देखिए कि नाव जा रही है और इसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है, पानी भी बह रहा है। तो भाई नाव वाले को इस डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम टाइम लगेगा और उसको फोर्स भी लगाना पड़ेगा कम। उसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, x जमा y हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो वो वापसी आ रहा है, यानी कि ऐसे आ रहा है, यानी कि वो क्या है, अप स्ट्रीम में है, ठीक है। वो क्या है, अप स्ट्रीम, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में। आप सोचो कि पानी तो ऐसे बह रहा है भैया और नाव ऐसे आ रही है उसके विपरीत दिशा में, तो उसको क्या करेगा, उसकी चाल कम हो जाएगी, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस के वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये एक प्यारा सा कंसेप्ट था जो आपको समझना था, इस क्वेश्चन में काम भी आएगा, ठीक है। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि भाई एक नाव है x किलोमीटर की चाल से चलती है, x किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा बह रही है हमारी y किलोमीटर प्रति घंटा।
देखो डाउन स्ट्रीम यानी कि जब धारा के अनुकूल दिशा में जाएगी तो चाल जुड़ जाएंगी दोनों की, एक्स जमा वाई हो जाएगी। और जब धारा के विपरीत दिशा में आएगी तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स माइनस के वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कंसेप्ट था। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। ए बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस के वाई। ठीक है, ये आपका क्या है, चाल है। और चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है आपकी 15, और कितने घंटे में तय कर रही है, 5 घंटे में। कितना आ गया, एक्स माइनस के वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। अब आपसे बोलूं कि x जमा वाई, वो कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है यानी धारा के अनुकूल दिशा में जा रहा है। ये देखो धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर 6 घंटे में। तो चाल कैसे निकालेंगे, दूरी 42 बटे चाल, टाइम आपका 6, 6 7 42। देखो आपके पास क्या आ गया, 7 आ गई। x जमा वाई की वैल्यू 7 है। अगर हम मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको 2। अब वो आपसे कह रहा है कि धारा की चाल, यानी आपको क्या बताना है, y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, y की वैल्यू। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, आप ध्यान से देखना, इसको और इसको जोड़ दूं तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा आपका 2x। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 7 10, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/2 यानी कि 5। x की वैल्यू 5 आ गई आपकी। तो इसमें रख दो, 5 में से क्या घटाएं, आपके 3 आ जाएं, और 5 में क्या जोड़ें, 7 आ जाए, यानी कि आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखो 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, यानी y की वैल्यू आपकी 2। और द स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी आपकी कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखो द एवरेज एज ऑफ 10 क्रिकेट प्लेयर्स इज 20 ईयर्स। देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कोई एक क्रिकेट टीम है, उसके 10 क्रिकेटर हैं। ठीक है, उनकी एवरेज एज यानी कि 10 प्लेयर हैं, उनकी एवरेज एज कितनी दी हुई है आपको, 20 दी हुई है। ठीक है, इफ द एज ऑफ कोच इज आल्सो इंक्लूड, अगर मान लो एक कोच और हम इंक्लूड कर देते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 से हो जाएंगे 11। ठीक है, आगे चलते हैं। द एवरेज एज इंक्रीज बाई 10%। देखो 20 का 10% कितना हो जाएगा आपका, कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 गुना में आपका 10%, 10/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से यानी कि कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, और 20 से कितनी हो जाएगी, इंक्रीज होके 22। अब आपसे पूछ रहा है कि द एज ऑफ कोच कितनी होगी। ठीक है, एक तो डायरेक्ट आंसर है कि 20 जमा 22 हम जोड़ देंगे, आपके हो जाएंगे कितने, 42 साल। मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो जब 10 की एवरेज 20 है तो 10 का टोटल कितना हो जाएगा आपका, 20 गुना 10 कितना हो गया, 200। ठीक है, 20 गुना 10 कितना हो गया टोटल, 10 की टोटल आय हो गई, एज हो गई 200। और जब एक कोच और शामिल कर लिया तो 11 लोग हो गए, 11 की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 12, 22 गुना में 11, सॉरी। तो 11 दूनी 22, 2 बचे, 11 दूनी 22 और 2 24। देखो 11 आदमियों की टोटल जो क्रिकेट प्लेयर और कोच हैं उनकी जो एज है 242 है, और 10 की कितनी है, 200 है। तो हम क्या करेंगे, 242 में से 200 घटा देंगे, आपके पास कितने बचे, 2, ये 4, यानी कि 42। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ए, 42 ईयर्स। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और ये देखो आपके पास 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है टोटल मिला के। आप के लिए जो मेरी ये प्रैक्टिस सेट है ये आपके अंतिम प्रहार की तरह काम करेंगे। और आप जब इन प्रैक्टिस सेट को करके जाएंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आए हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हों और आपको क्वेश्चंस भी अच्छे लगे हों, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और मैं आपके लिए ऐसी ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। और कुछ टॉपिक्स के अगर मेरे को कंसेप्ट समझाने होंगे तो मैं आपकी टॉपिक वाइज भी वीडियोज लाता रहूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच।